हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज करेंगे हम यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन इन डिटेल 2024-25 सेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सब्जेक्ट कोड है हमारा BCA 104। यूनिट 1 हमारी फ्रेंड्स अपलोड हो चुकी है, आप एक बार ज़रूर देखें। यूनिट 2 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर टू मैनेजमेंट। शॉर्ट में कहते हैं टेलर्स के कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं मैनेजमेंट में, हम ये जानेंगे। फ्रेडरिक टेलर को जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? FW टेलर। इन्होंने रिवॉल्यूशनाइज करा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एरा। इनकी जो सिस्टमेटिक अप्रोच थी ये थी इम्प्रूव करना एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, जिससे कि लेड हो फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ऑपरेशंस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। मॉडर्न ऑपरेशंस और प्रोसेस मैनेजमेंट की एक फाउंडेशन लेड हो, कैसे? इम्प्रूव करके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को। इनके की कंट्रीब्यूशंस हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने ही इंट्रोड्यूस करा था साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि अप्लाइज करता है साइंटिफिक मेथड किस लिए? एनालाइज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए वर्क फ्लो इन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इनका जो गोल है ये है इंक्रीज करना एफिशिएंसी, जिससे कि रिड्यूस हो वेस्ट और एनहेंस हो प्रोडक्टिविटी। ये हमारे की कंट्रीब्यूशंस में आता है FW टेलर्स के। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस जो है नॉट रूल ऑफ थंब है, मतलब रिप्लेस करा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वर्क। जो काम करने के ट्रेडिशनल मेथड थे उनको रिप्लेस करा गया विथ मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। जो मेथड साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड है उनसे उसको रिप्लेस करा गया। ओल्ड मेथड को यूज करता है डेटा और एनालिसिस डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट वे, जिससे कि परफॉर्म हो टास्क। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एडवोकेट कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इन्होंने जो है जो मैनेजमेंट है और वर्कर हैं इनके बीच में कॉपरेशन हो, जिससे कि वर्क ज़्यादा अच्छे से हो, ये एम्फेसाइज करा है, इसकी जो है पक्ष लिया। एम्फेसाइज करा म्यूचुअल बेनिफिट इंस्टेड ऑफ कन्फ्लिक्ट। म्यूचुअल दोनों के बेनिफिट्स को इन्होंने जो है एम्फेसाइज करा, ना कि कन्फ्लिक्ट्स को। फॉस्टर करा इस सेंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कितना बेनिफिशियल होगा। मैक्सिमम आउटपुट फोकस हुआ ऑन अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। किस तरीके से अचीव करा जा सके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रेदर देन रेस्ट्रिक्शन आउटपुट टू मेंटेन जॉब सिक्योरिटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इन्होंने जो है FW टेलर ने जो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर पे फोकस करा। कैसे? इन्वेस्ट इन वर्कर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इन्वेस्ट करके इन वर्कर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिससे कि इंश्योर हो वर्कर्स जो है हमारे वेल इक्विप्ड हो विद स्किल नीडेड फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। जो स्किल की रिक्वायरमेंट है उसके साथ में वो बिल्कुल वेल परफॉर्म्ड काम कर सकें और वो वेल इक्विप्ड हों। नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। FW टेलर्स के क्या क्या हैं? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन हायर करना वर्कर्स को बेस्ड उनकी एबिलिटी और सुटेबिलिटी पर फॉर स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क के लिए आप हायर कर रहे हैं तो वर्कर्स जो है बेस्ड होने चाहिए उनकी एबिलिटी पे और सुटेबिलिटी पे। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए वर्कर्स को नेसेसरी स्किल्स थ्रू द ट्रेनिंग एंड नॉलेज परफॉर्म करने के लिए जिस भी टास्क के लिए आपने उनको हायर करा है। मैनेजमेंट एज ए साइंस हम पहले जान चुके हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस शॉर्ट में एक बार जान लेते हैं। टेलर ने ट्रांसफॉर्म करा मैनेजमेंट को इनटू साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में, डेवलप करके साइंटिफिक मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग। एडवोकेटिंग फॉर मैनेजरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने जो है एडवोकेट करा मैनेजरियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में वर्क प्रोसेस को। तो ये था हमारा FW टेलर्स के कंट्रीब्यूशंस। अब हम जानेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फायोल टू मैनेजमेंट।
क्या क्या इनके कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। हेनरी फयोल को जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्ले करा एक इम्पॉर्टेंट रोल किसमें, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, डेवलप करने में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को। इनका जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल और फंक्शंस का, इसमें प्रोवाइड करा गया है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच किस लिए, टू ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, जिससे कि इनका जो कंट्रीब्यूशंस है ये जो है फाउंडेशनल है किसका, मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन और प्रैक्टिसेस का। जो हमारे हेनरी फयोल थे इनका कंट्रीब्यूशंस ये रहा है, इन्हें जो है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल और फंक्शन ये प्रोवाइड कराया, ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच किस लिए, किसको, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, की कंट्रीब्यूशंस क्या रहे इनके, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, डेवलपमेंट करना एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को। फयोल ने जो है वर्क करा फोकस्ड होकर ऑन द टॉप डाउन पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पे इनका फोकस रहा, इन्होंने वर्क करा, एम्फेसाइज करा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को और रोल्स ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं। अनलाइक एफ.डब्ल्यू. टेलर्स, जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है कंसंट्रेट करा था सिर्फ एफिशिएंसी एट द ऑपरेशनल लेवल, बट हेनरी फयोल ने एड्रेस करा मैनेजरियल लेवल पे। जो हमने पहले जाना एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है सिर्फ कंसंट्रेट करा था ऑपरेशनल लेवल पे, बट हेनरी फयोल ने जो है एड्रेस करे सभी मैनेजरियल लेवल्स को। अब इनके जो है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, एक बार हम जानते हैं सभी के बारे में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग मतलब डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल। नंबर 1 प्लानिंग, इसमें डिटरमाइन करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को और क्रिएट करना होता है एक स्ट्रेटजी अचीव करने के लिए। इन्वॉल्व होता है फॉरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रिपेयर फॉर कंटीजेंसीज, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स रहेंगे और फ्यूचर के बारे में इसमें प्रिपरेशन करनी होती है। ऑर्गेनाइजिंग, अरेंज करना रिसोर्सेज को, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल और फिजिकल क्या क्या है उनको अरेंज करना इन स्ट्रक्चर्ड मैनर में, किस लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान्स को इफ़ेक्टिवली, जो हमने प्लान बनाया है उसको इफ़ेक्टिवली हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, इसलिए ऑर्गेनाइज करा जाता है। कमांडिंग, लीडिंग एंड मॉनिटरिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, लीड करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करने के लिए टास्क को इफ़िशिएंटली। इंश्योर करना क्लियरिटी इन इंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ प्रोवाइड कराना नेसेसरी गाइडेंस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में अलाइन करा जाता है और इंटीग्रेट करा जाता है एक्टिविटीज़ को, किसके साथ में, अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट और टीम्स के साथ में, जिससे कि इंश्योर हो हार्मनी और स्मूथ ऑपरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग में मॉनिटर करा जाता है परफॉर्मेंस को, जिससे कि इंश्योर हो क्या चीज़ ये जो है अलाइन कर रहा है प्लान के साथ में जो हमारा वर्क है या नहीं, और साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं अगर वो किसी भी तरीके का डेविएशन होता है तो। अब हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी सजेस्ट करे हैं, अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी बाय अलाउइंग पीपल टू फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टास्क। इन्होंने जो है अपने प्रिंसिपल में कहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क, जो जना जिस चीज़ के स्पेशलाइज्ड है उसको उस तरीके का वर्क मिले तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव द ऑर्डर, मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर देने की, और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो इंश्योर करने की कंपाइलेंस, ऑर्डर दे साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबल भी हो। डिसिप्लिन, मेंटेन हो डिसिप्लिन, ये जो है एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए, रिक्वायर्स होता है रूल्स एंड फेयर एनफोर्समेंट। यूनिटी ऑफ कमांड हो, एम्प्लॉयज़ को पता हो कि ऑर्डर हमें कहाँ से मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह से ऑर्डर मिले, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक्टिविटीज़ विथ सिमिलर ऑब्जेक्टिव शुड बी ग्रुप्ड एंड डायरेक्टेड अंडर वन प्लान,
जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव है सिमिलर, वो एक ही जगह कर दिए जाए, ग्रुप कर दिए जाए और डायरेक्ट हो सिर्फ एक प्लान के अंडर। ये ना हो कि अलग अलग तरीके के प्लान चल रहे हैं, अलग अलग चीज़ चल रही है, तो उसमें यूनिटी नहीं हो पाएगी और नहीं काम होगा सही से। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट हो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर हावी ना हो। रिम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज शुड बी फेयर कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क। एम्प्लॉयज़ को जो है फेयरली आप कंपनसेशन दें उनके वर्क के अकॉर्डिंग। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द डिग्री of centralization and decentralization should depend on organizational need। ये जो है centralization और decentralization जो है हमारी organization की need के according होती है। Scalar chain, clear line of authority exist करती है from the top to the bottom of the organization। ऊपर से लेके नीचे तक एक clear chain होनी चाहिए, कहाँ से क्या, किस चीज़ का क्या वर्क है, कौन कमांड देगा, ये सभी चीज़। Order, resources शुड बी ऑर्गेनाइज इन एन ऑर्डरली मैनर। जो हमारे पास रिसोर्स हैं, पीपल, मटेरियल और भी चीज़ें, ये सभी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। इक्विटी। मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज़ फेयरली विद द जस्टिस। मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ को जो है अच्छे से ट्रीट करे, किसी भी तरीके की बदतमीजी ना करे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हाई एम्प्लॉयज़ टर्नओवर should be avoided to maintain efficiency। Initiative, encourage हो employees to take initiative and contribute ideas। साथ ही साथ प्रमोट हो टीम स्पिरिट और यूनिटी, जिससे कि दूर हो सके, फॉस्टर हो हार्मनी एंड कोऑपरेशन, मतलब इम्प्रूव हो हमारी हार्मनी एंड कोऑपरेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है सेट करना ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ को, ये वर्क हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। और मैनेजमेंट का फोकस होता है इम्प्लीमेंट करना जो पॉलिसीज़ हमारी सेट करी गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और उनको अचीव करना जो ऑब्जेक्टिव सेट करे गए हैं। हेनरी फयोल का कंपैरिजन करते हैं इनकी थ्योरीज का विद F.W. टेलर। तो आते हैं अब कंपैरिजन पे। फोकस ऑन स्टडी। हेनरी फयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस रखा और F.W. टेलर ने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट और टास्क ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस रखा। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ की कंट्रीब्यूशन इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट करे और 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टेलर ने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल सजेस्ट करा, टाइम एंड मोशन स्टडीज़ साथ ही साथ। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच क्या है, जनरल। हेनरी फयोल जनरल, टॉप डाउन मैनेजमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल लेवल्स। और F.W. टेलर ने साइंटिफिक और बॉटम अप मैनेजमेंट फोकस ऑन वर्कर्स। लेवल ऑफ एप्लीकेशन क्या है, हेनरी फयोल का हाई लेवल मैनेजमेंट है और F.W. टेलर का लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ह्यूमन एलिमेंट क्या है हमारे, रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड टीम स्पिरिट। और F.W. टेलर ने फोकस रखा ऑन प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स को एज ए प्रोडक्शन एलिमेंट ट्रीट करा गया। टेक्निक एम्फेसाइज्ड डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी। हेनरी फयोल ने जो है डिवीजन ऑफ वर्क पे हाईलाइट रखा, यूनिटी ऑफ कमांड और साथ ही साथ अथॉरिटी पे। और F.W. टेलर ने जो है टाइम स्टडीज़, टास्क स्पेशलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पे है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है थे दोनों के, हेनरी फयोल का एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन हो थ्रू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और F.W. टेलर का था मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो थ्रू एफिशिएंट टास्क एग्जीक्यूशन। एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच सजेस्ट करी इन्होंने। इनको जो है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कंडक्टेड द हॉथॉर्न स्टडीज 1924 टू 1932 एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। इन्होंने जो है एक स्टडी कंडक्ट करी 1924 से 1924 से 1932 तक
जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुई, जिसका रिवॉल्यूशनाइज्ड था मैनेजमेंट बाय एम्फेसाइजिंग द ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। इनको जो है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एल्टन मायो को। इनकी की कंट्रीब्यूशंस है हॉथरॉन्स स्टडी फाइंडिंग, क्या क्या फाइंड हुआ, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है नॉट ड्यू टू फिजिकल कंडीशन बट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी, जैसे कि अटेंशन एंड रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस्ड होती है उनके सोशल एनवायरनमेंट से और वर्क प्लेस रिलेशनशिप से। इम्पोर्टेंस क्या होते हैं सोशल नीड के, हाईलाइट करा गया कि एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट हो नॉट ओनली बाय द मॉनेटरी, मतलब सिर्फ रुपए से ही उनको मोटिवेशन ना दिया जाए, उनको सोशल नीड भी मिले, मतलब उनको एक हाईलाइट दिया जाए, कंपनी में उनका एक रिकॉग्निशन हो इस तरीके से। कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप रिकॉग्नाइज करा गया, रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक इनफॉर्मल ग्रुप भी, इन्फ्लुएंस करता है वर्क प्लेस पर बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी को, कि आप किसी जने को इनफॉर्मली भी जानते हैं, आप आसानी से उससे बात करेंगे, बट आप सोचेंगे सर हैं सीनियर है हमारे, तो आप जो है उनसे बात करने में हेजिटेट करेंगे। तो इन्होंने हाईलाइट करा इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप को भी। स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये हाईलाइट करा गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजर और एम्प्लॉयज़ सही से बात ही नहीं कर पाएंगे तो वो किस तरीके से अपना वर्क करेंगे। चेस्टर इन्होंने जो है क्या डेवलप करा, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज को रिकॉग्नाइज करा जाता है, प्रीनोर थिंकर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम। ये ऑथर भी हैं एक बुक के द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में, विच रिमेन्स ए कॉर्नरस्टोन इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। इनके की कंट्रीब्यूशंस में आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम। इन्होंने जो है ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, व्यू करा ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कोऑपरेशन सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन के तरीके से इन्होंने व्यू करा ऑर्गेनाइजेशन को अमंग इंडिविजुअल वर्किंग टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। इन्होंने एम्फेसाइज करा इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन को, साथ ही साथ कम्युनिकेशन को, जिससे कि मेंटेन हो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो मेंटेन हो। साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन्होंने ये भी हाईलाइट करे, आइडेंटिफाई करे की रोल्स एंड एक्सक्लूसिव फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, आइडेंटिफाई करें की रोल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या की रोल्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एस्टेब्लिश करें ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, साथ ही साथ सिक्योर करना एसेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिविजुअल, मेंटेन करा सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। इन्होंने जो है चेस्टर बार्नार्ड ने जो है इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एज कन्फर्ट। अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है ओनली इफ सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट एंड फॉलो इट। हाईलाइट करा इम्पोर्टेंस साथ ही साथ ऑफ एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करा सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। इन्होंने जो है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करा, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है अच्छे रिलेशनशिप के लिए। स्ट्रेस दैट इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड नेटवर्क इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी और मोरल को। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप आर्ग्यू करा दैट द इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स बैलेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विद इंडिविजुअल नीड्स। साथ ही साथ इन्होंने जो है सजेस्ट करा फॉस्टरिंग कोऑपरेशन, आप किस तरीके से कर सकते हैं फॉस्टर थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप, अच्छे लीडरशिप से आप जो है अच्छे से अच्छी चीज़ को पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पीटर ड्रकर। इन्होंने क्या करा था मॉडर्न मैनेजमेंट को, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रोड्यूस करा इन्होंने फादर ऑफ मैनेजमेंट मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट को। इंट्रोड्यूस्ड ए रिजल्ट ओरिएंटेड कस्टमर फोकस्ड अप्रोच
टू मैनेजमेंट। इनके की कंट्रीब्यूशंस है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव MBO। इन्होंने जो है एडवोकेट करा, मतलब इसका पक्ष लिया कि सेट करना क्लियर गोल, मेजरेबल गोल हो और कोलैबोरेटिव हो बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। जो गोल हो हमारे क्लियर हो, मेजरेबल हो और एम्प्लॉयज़ के साथ में हमारे एक कोलैबोरेटिव हो मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ के साथ में। फोकस हो अलाइन करने पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है वो अलाइन करे ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव के साथ में। रोल ऑफ नॉलेज वर्कर्स एम्फेसाइज करा इन्होंने। इम्पोर्टेंस किस चीज़ की? स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की। उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इन द नॉलेज इकोनॉमी। अब इनके ही और कई कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन, एडवोकेटेड फॉर डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इन्होंने जो है सजेशन दिया कि आप जो है सिर्फ टॉप लेवल पे ही ना रखें, लोअर लेवल पे भी थोड़ा डिसीजन मेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हाईलाइट करा इम्पोर्टेंस किस चीज़ की? ऑफ कस्टमर एज ए सेंट्रल फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इन्होंने जो है पर्पस ऑफ बिजनेस को हाईलाइट करा कि क्या होता है, क्रिएट करना होता है एक कस्टमर। पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट ए कस्टमर। जो हमारा पर्पस होता है किसी भी बिजनेस का कि कस्टमर क्रिएट हो। कस्टमर क्रिएट का मतलब वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे, तो ये मेन मोटिव होता है, इन्होंने हाईलाइट करा। मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिस डिफाइन करा मैनेजमेंट को एज ए बोथ आर्ट और साइंस। रिक्वायर्स होती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और लर्निंग की, साथ ही साथ एडेप्टेशन की। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेस दैट बिजनेस शुड बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी। इन्होंने जो है ये भी हाईलाइट करा कि प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे बिजनेस में। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स रेफर्स होता है टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। ये इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेट हो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट, साथ ही साथ सोशल रेस्पॉन्सिबल मैनर में। इनके की एलिमेंट्स होते हैं इंटीग्रिटी, एदर करते हैं मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स को, फेयरनेस हो, ट्रीट हो सभी स्टेक होल्डर बराबर, किसी भी तरीके का कोई पक्षपात ना हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो बिजनेस डिसीजंस के लिए और एक्शंस के लिए, रेस्पेक्ट हो, वैल्यू करें इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ की और एनवायरनमेंट की। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू एक्ट इन द वे दैट बेनिफिट सोसाइटी बियॉन्ड द परस्यूट टू ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट से बढ़ के होता है, साथ ही साथ ये जो है वे होता है बेनिफिट सोसाइटी का भी बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। ये एम्फेसाइज करता है इथिकल बिहेवियर एंड कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग। अब टाइप्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग प्रॉफिटेबल टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड जॉब क्रिएशन। आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आप सस्टेनेबल रहें और जॉब क्रिएट करते रहें। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइल करें जो हमारे लीगल लॉ हैं और रेगुलेशंस हैं उनके साथ में। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आप जो है जो भी करें वो मोरल हो, राइट तरीके से हो, लीगल वर्क हो। सपोर्ट हो चैरिटेबल कॉसेस एंड कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट, जो चैरिटी वगैरह है वो भी करने चाहिए आप जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में इम्पोर्टेंस है हमारा, इम्प्रूव करता है कम्युनिटी रिलेशंस, एनहेंस कर देता है एम्प्लॉयज़ मोरल और रिटेंशन, साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, बूस्ट करता है कस्टमर के लॉयल्टी और ट्रस्ट पे। अब टूल्स ऑफ एथिक्स आते हैं, कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है? फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट होता है, आउटलाइन करता है वैल्यूज़, प्रिंसिपल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो एथिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये एजुकेट करता है एम्प्लॉयज़ को किसके बारे में? बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और हैंडलिंग डायलेमास के बारे में। मैकेनिज्म दैट अलाउ एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस विदाउट फियर ऑफ रिटेक्शन। एथिकल ऑडिट क्या होता है? रेगुलर असेसमेंट होता है, किस लिए? इंश्योर करने के लिए कि फॉलो करा जा रहा है एथिकल स्टैंडर्ड और पॉलिसीज़ का या नहीं। साथ ही साथ स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, ओपन कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, जैसे कि समझा जा सके
क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या कंसर्न है स्टेक होल्डर के। ये जो है साथ ही साथ इथिकल कमिटीज़ ग्रुप कर देता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ओवरसीज करता है इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ एथिकल पॉलिसीज। साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड एनवायरमेंटल, साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लीडरशिप कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग एथिकल रिलेशनशिप लीडरशिप जो है किस लिए इम्पोर्टेंट है, टू सेट करने के लिए एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ को और स्टेक होल्डर को। ये थे टूल्स ऑफ एथिक्स। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। ये था हमारे यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप स्टडी विद हर्षित फॉलो करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।